चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। तो पहली खबर हमारी गाज़ा से आ रही है। गाज़ा में कल के दिन इजराइल ने 24 दिसंबर की रात को हमला शुरू कर दिया था, जिसमें अभी तक 100 लोगों की मौत हो गई है गाज़ा के अंदर। और इसमें अगर देखा जाए तो 2 इलाकों में बमबारी हुई थी। पहला जो सेंटर गाज़ा का इलाका है, वहाँ पर लगभग 70 लोग मारे गए, जबकि जो खान यूनिस जो साउथ में पड़ता है वहाँ पर 23 लोग मारे गए। अभी खबर ये आई है कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक सीरिया के अंदर भी किया है। सीरिया में उसने एयर स्ट्राइक में जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड एडवाइज़र सैयद रजी मसूवी, इनकी हत्या कर दी गई है स्ट्राइक में। और ये जो खबर है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो ईरान का स्टेट मीडिया है उसने इस बात को उसने अपनी तरफ से तो इसने कह दिया कि ये जो हमला हुआ है इसमें इसराइल ने इस हमले को कराया है। और साथ में जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा है कि ईरान इसका बदला लेगा। अभी खबर ये भी आई है कि जो इजिप्ट में इस समय मीडिएशन होने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि हमास और इसराइल के बीच में आने वाले समय में सीज फायर अगर होगा तो उसकी तैयारी की जा रही थी इजिप्ट में। तो इजिप्ट की तरफ से एक प्लान तैयार होकर आ गया है, जिसमें इजिप्ट ने कहा है कि शुरुआत के चरण में 2 हफ्ते के लिए ये सीज फायर होनी है। और 2 हफ्ते में जब तक ये सीज फायर चलेगी तब तक हमास ने लगभग 50 हॉस्टेजेस को छोड़ना है। और बदले में जो इसराइल है वो भी लगभग 100 से लेकर 150 फिलिस्तीन कैदियों को जेल के अंदर से छोड़ेगा। तो ये पहला चरण है। और इसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट करना है। और दूसरे चरण में ये जो सीज फायर है 1-2 हफ्ते की, इसको बढ़ा के परमानेंट करना है। और उस अगले चरण में जो फिलिस्तीन गवर्नमेंट है उसमें भी चेंजेस करने हैं, यानी कि जो गाजा है वहाँ पर दूसरी सरकार आएगी, हमास नहीं आ पाएगा वहाँ पर। और इसके अलावा वेस्ट बैंक में भी कोई अलग से सरकार आनी है। ये जो सरकार इस तरह से लाई जाएगी कि वो इलेक्शन करा सके। यहाँ पर कई सालों से गाजा और वेस्ट बैंक के इलाके में इलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। दूसरे चरण में इसराइल की भी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे चरण में जो सीज फायर है उसको परमानेंट कर ले। इसके अलावा जो इसराइल है वो अपनी सेना गाजा से बाहर ले जाए, और जो हमास है वो भी इसराइल के अंदर रॉकेट फायर ना करे। तो ये कुछ कोशिश की गई है इजिप्ट की सरकार द्वारा, ये उसका फ्रेमवर्क उसने दिया है। लेकिन इसको ना तो हमास इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ना ही इसराइल इसको एक्सेप्ट करेगा। हमास का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, उसने कहा है कि ये जो मीडिएशन है, ये जो उसका फ्रेमवर्क है मीडिएशन फ्रेमवर्क, इसको हम स्वीकार नहीं करते। वजह ये है कि हम चाहते हैं कि इसराइल यहाँ पर परमानेंट सीज फायर करे। इसराइल के न्यूज़पेपर हरेज, उसने न्यूज़पेपर के आर्टिकल में लिखा है कि इसराइल ये कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें हमास जो इसराइल का गोल है अभी तक कि हमास को डिस्ट्रॉय करना, तो इस जो फ्रेमवर्क में इसका कोई जिक्र नहीं है। और इस फ्रेमवर्क के हिसाब से देखा जाए तो हमास को कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो इस फ्रेमवर्क को कभी इसराइल स्वीकार नहीं करेगा। तो लगता ऐसी है कि ये जो इजिप्ट में कोशिश की जा रही थी कई एक हफ्ते से, वहाँ पर हमास के लीडर भी पहुँचे थे और इसराइल के कुछ मिलिट्री के इंटेलिजेंस ऑफिसर भी पहुँचे थे। तो बातचीत तो चली थी, लेकिन जो फ्रेमवर्क आया है कल के दिन सामने, तो उस फ्रेमवर्क का लगता नहीं है कि इस लड़ाई में कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी खबर आई थी, अमेरिका ने इस आरोप लगाया था ईरान के ऊपर कि यहाँ से जो इंडिया के सामने से एक जापानीज़ कॉमर्शियल शिप जा रहा था, तो ईरान की तरफ से उसमें अटैक किया गया था, ये अमेरिका का आरोप था। तो जो ईरान है उसने इस आरोप से उसने इनकार किया। उसने कहा है कि हमने ये कोई अटैक नहीं किया है। उसने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया ईरान ने, और कहा है कि ये अमेरिका ये ऐसी खबर फैला गई जो गाजा में इस समय जो प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर को डिवेट करना चाहता है अमेरिका। इससे पहले अगर देखा जाए तो ऐसी खबरें हाउती के संदर्भ में आती थी। हाउती जो रेड सी के इलाके है वहाँ पर वो कॉमर्शियल शिपों के ऊपर वो मिसाइल और ड्रोन अटैक करता था। तो हाउती के बारे में तो खबर तो कई दिनों से चली है, लेकिन ईरान के बारे में खबर का ही पता चली है। और पहली ऐसी घटना है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने एक कॉमर्शियल शिप को ड्रोन के जरिए से उसने निशाना बनाया। हालांकि इसको अभी, जैसे मैंने आपको कहा है कि ईरान ने इसको इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन अमेरिका का मानना ये है कि ये जो जापानीज कॉमर्शियल शिप थी जिसमें अटैक हुआ है, उस शिप के अटैक के पीछे ईरान का हाथ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल के दिन स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो लड़ाई है हमारे लिए काफ़ी
मुश्किलों से भरी हुई है, हमारे काफ़ी सैनिक इसमें शहीद हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा ये लड़ाई को लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये लड़ाई लड़ने के लिए अभी काफ़ी महीने लगाने पड़ेंगे और मुश्किल लड़ाई होने वाली है। साथ में उन्होंने कहा है कि इसके अलावा कोई दूसरा हमारे पास चारा है नहीं। हमारे जो गोल्स हैं जिसको हमने तय कर रखा है, वो गोल को अचीव जब तक नहीं कर लेते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आने वाले दिन जो होंगे वो उसमें जो हमारी मिलिट्री कार्रवाई है और ज़्यादा इंटेंस होगी। अभी खबर आई है, रेड सी के इलाके से खबर आ रही है। रेड सी में पिछले कुछ दिनों से जो होती है वो यहाँ पर मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक कर रहे हैं, जो कॉमर्शियल शिप यहाँ से गुजर रही है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर हमें जियोपॉलिटिकल समझना है, तो हाउती की जो लोकेशन है वो यमन के रास्ते में वो शासन करते हैं और यमन रेड सी के काफ़ी करीबी है। तो इस वजह से जो हाउती है उनके लिए शिपिंग को निशाना बनाना बड़ा आसान होता है। तो हाउती को अगर हमें समझना है तो हाउती एक ट्राइबल ग्रुप्स थे और वो लगभग 2014 की बात है जब उन्होंने यमन के काफ़ी हिस्सों में कब्जा कर लिया था। उसके बाद से सऊदी अरेबिया ने हाउती के ऊपर लड़ाई शुरू कर दी थी, जो कि लगभग 10 साल से लगातार चल रही है। सऊदी अरेबिया ने काफ़ी हाउती को निशाना बनाया था, लेकिन वो कभी भी हाउती को पूरी तरीके से हरा पाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया और आखिरकार जो सऊदी अरेबिया है उसने अब लड़ाई लगभग छोड़ दी है। अब वो कोई एयर स्ट्राइक नहीं करता हाउती के ऊपर। तो सऊदी अरेबिया को देखा जाए तो सऊदी अरेबिया हाउती के साथ उसके जो संबंध है उसको बनाना चाह रहा है, डिप्लोमेटिक संबंध हाउती के साथ इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। और लड़ाई शुरू होने से पहले, जब ये 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, तो उससे पहले हाउती और सऊदी अरेबिया की जो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट है वो होने वाला था लगभग। लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद ये डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। और अगर देखा जाए तो जो हाउती यहाँ पर इसराइल को धमकाने की कोशिश कर रहा है और वो इसराइल और अमेरिका को धमका रहा है कि वो इन इलाकों में जो इसराइल और अमेरिका की कॉमर्शियल शिप है या फिर मिलिट्री वेसल्स है उनको निशाना बनाएगा। तो इस समय हाउती बड़ा सिरदर्द बना हुआ है अमेरिका के लिए भी और इसराइल के लिए। लेकिन जहाँ तक हम बात की जाए सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया अभी तक चुप हो रखा है। वो हाउती की कंडेमनेशन नहीं कर रहा है, जबकि पिछले 10 साल से उसने हाउती के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन लड़ाई 2014 से लेकर 2023 से ये लड़ाई हो चुकी है, लगभग 10 साल इसको होने वाले। और सऊदी अरेबिया को लगता है कि उसको अब आगे इस लड़ाई को बढ़ा के कोई उसको एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से हाउती के लिए अभी फ़िलहाल उसके ऊपर ना तो कोई अटैक कर रहा है, ना ही उसकी कुछ आलोचना कर रहा है। अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि हम हाउती के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो इस समय सऊदी अरेबिया के लिए सिचुएशन इतनी इजी नहीं है जितना हम सोचेंगे। वजह ये है कि इस समय जो फ़िलिस्तीन में जो चीज़ें चल रही है गाज़ा के अंदर, वहाँ पर जो हाउती है वो एक हीरोज़ की तरह निकल के आ रहे हैं। वो फ़िलिस्तीन लोगों के अधिकारों के लिए वो इसराइल से पंगा लेने के लिए वो तैयार हो रखे। तो सऊदी अरेबिया को पता है कि अगर वो हाउती के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करेगा तो हाउती के ऊपर कार्रवाई होगी, तो जो सऊदी अरेबिया की सिविलियन पॉपुलेशन है वो अपनी सरकार के खिलाफ हो जाएगी। तो अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में उसने यहाँ पर रेड सी को सुरक्षित करने के लिए उसने टास्क फोर्स बना रखी है, जिसमें लगभग 10 देश इसमें शामिल हो रखे। तो ये जो 10 देश है ये सब मिलकर अपनी नेवी को रेड सी के इलाके में लगा रहे, ताकि जो कॉमर्शियल रूट है इसको सिक्योर किया जा सके। लेकिन इन 10 देशों की टीम में सऊदी अरेबिया शामिल नहीं है। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट किया था कि वो भी अपनी नेवी को इस इलाके में भेजे, लेकिन सऊदी अरेबिया को पता है कि अगर वो यहाँ पर अपनी नेवी को भेजेगा, अपनी नेवी को इस इलाके में भेजेगा, तो उससे क्या होगा कि जो सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन है उसे लगेगा कि ये जो सऊदी अरेबिया है वो यूएस और इसराइल के साथ मिला हुआ है। तो इसी वजह से अभी सऊदी अरेबिया चुप हो रखा है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता इस समय, उसके लिए सिचुएशन ऐसी हो रखी है।